Hello everyone, welcome to our class. Now, previously we have completed your chapter number 5, that is coal and petroleum. ठीक है? Now go for the exercise. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरा चैप्टर जो है वो एक बार रिवाइज करवा दिया था। पूरी हाईलाइट हमने देखी थी कि चैप्टर में क्या क्या गिवन है। ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, कोल क्या है, फ्यूल्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है। ठीक है, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल है, कौन से इनएग्जॉस्टिबल है। ठीक है, तो उसका यूज़ कैसे करना है, कौन सा पर्टिकुलर जो थीम गिवन है, ठीक है, वो कैसे यूज़ करना है आपको, वो कहाँ से मिलता है, उसके यूजेस क्या है, वो कैसा होता है। ठीक है, ये सब कुछ हमने पूरे चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, पेट्रोलियम है, ठीक है, उसका सेपरेशन करके क्या बनाया जाता है, कॉल है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो सब कुछ हमने पूरे चैप्टर में देख लिया। नाउ गो फॉर द एक्सरसाइज। ओके, नंबर 1, your first question is what are the advantages of using CNG and PNG fuels। अभी देखो CNG और PNG, ठीक है, वो यूज करने के एडवांटेजेस क्या है। अभी मैंने आप लोगों को जब लेक्चर में बोला था, जब हमारा ये टॉपिक चल रहा था कि CNG जो है वो गवर्नमेंट ने क्यों यूज करने के लिए बोला है, ताकि ये जो हमें फ्यूल यूज करना पड़ता है, पेट्रोल डीजल जो भी है, उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। और एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्रीथिंग होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, सो वो पॉल्यूशन क्या करेगा, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो क्लीन जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो अच्छी वाली हमें अगर ब्रीथिंग करनी है, ठीक है, सो हमें पॉल्यूशन जो है वो हटाना पड़ेगा, एयर जो है उसको क्लीन करना पड़ेगा विदाउट पॉल्यूटिंग। ठीक है, सो दे आर यूज्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ठीक है, ऑब्वियसली वो पॉल्यूशन नहीं करते, तो उसको हम नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, एलपीजी एंड सीएनजी बोथ आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। उसको स्टोर भी इजीली किया जा सकता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको पता होगा कि जब आप कोई सीएनजी या पंप पे जाते हो तो वहाँ पे उसके बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, और बाय ट्रक या तो ऐसा जो भी होता है उसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। दैट मीन्स एक जगह से दूसरे प्लेस पे अगर उसको ले जाना है तो इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, और उसको सिलेंडर के अंदर इजीली भर के सप्लाई भी कर सकते हैं और उसका यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे कि आपके घर पे पीएनजी आ रहा है तो पीएनजी का सिलेंडर आ रहा है। ठीक है, सॉरी एलपीजी आ रहा है तो एलपीजी का सिलेंडर आ रहा है। ठीक है, फिर सीएनजी जो होता है, सीएनजी के भी सिलेंडर्स ही होते हैं, बट हम जब गैस भरवाने जाते हैं तब क्या होता है, वो पूरी पाइपलाइन होती है, तो पाइपलाइन में से हमारी कार में जो सिलेंडर है, ठीक है, वो सिलेंडर में वो लोग क्या करते हैं, गैस भरते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इजीली उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है और उसका स्टोरेज भी हो सकता है। ओके, देन नंबर 3, सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन आल्सो। यस, पावर जनरेशन करना है उसमें भी सीएनजी गैस जो है एज अ फ्यूल उसका यूज किया जाता है। दिस फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम के हिसाब से उसकी जो एनर्जी है वो भी ज्यादा होती है। LPG can be used directly for burning in homes and factories। तो आपको पता है LPG जो है हमारे घर में भी बर्न करने के लिए हम LPG का यूज करते हैं। जो सिलेंडर आता है आपके घर पे, ठीक है, जिसमें आप ऑन करके खाना पकाते हो, ठीक है, तो फ्लेम जो होती है वो फ्लेम कौन से गैस से होता है, वो बर्न कौन से गैस से होगा, LPG से। ठीक है, सो LPG कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एज वेल एज फैक्ट्रीज में भी उसका यूज होता है फॉर बर्निंग। नेक्स्ट, दिस आर इजीली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट। ऑब्वियसली इजीली अवेलेबल होता है, आप जब फोन करके मंगवाओगे कि भाई मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है, तो वो लोग दूसरा बेचते हैं, सामने आप लोग अपना जो ब्लैंक सिलेंडर है वो उन लोगों को वापस देते हो। ठीक है, सो इजीली उसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, इजीली आपको अवेलेबल भी है, एंड उसकी कॉस्ट जो है वो भी इतनी हाई नहीं होती। आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों के पास कार है तो कार में सीएनजी जो है,
ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगी कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में क्या होता है कि ज़्यादा फ्यूल जाता है और उसकी प्राइस जो है वो भी हाई है, और गैस में क्या होता है प्राइस जो है कम है, आई थिंक 50 अराउंड होगी, और जो पेट्रोल एंड डीजल है उसकी 80 रुपीज़ अराउंड प्राइस होती है पर लीटर। तो यहाँ पे गैस जो होता है वो हमारे लिए चीप प्राइस में हमें मिलता है, ठीक है, वो इतना कॉस्टली भी नहीं है, सो चीपर है, तो हम उसको इजीली हमारे हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट भी नहीं करेगा। सो नेक्स्ट, एलपीजी एंड सीएनजी हैज वर्चुअली नो ऐश पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर बर्निंग, यानी जब उसका बर्निंग करेंगे तो कोई ऐश आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि कोल की बात करें, आपके पास कोई लकड़ी है, कोई कोल है, या तो आपके पास पेज है, पेज को जब आप बर्न करोगे तो क्या होगा, आपको ऐश मिलेगी उसकी, ठीक है। बट एलपीजी और सीएनजी जो है उसको बर्न करने से ऐसे कोई पार्टिकल्स, ऐश के पार्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, विच इज द अनदर बेनिफिट ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। अभी देखो रोड्स जो होते हैं उसको सरफेस करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पे बहुत सारे वो ब्रिक्स एंड यूज सब कुछ यूज़ किया जाता है, ऑयल डालते हैं, फिर उसका फिनिशिंग करते हैं, पूरा लेयर करते हैं, ब्रिज बनाते हैं या तो कोई भी रोड पे, ठीक है। सो वहाँ पे कोल का जो फॉर्म यूज होता है वो कौन सा होता है, बिट्यूमिन। क्या होता है, बिट्यूमिन। और बिट्यूमिन क्या होता है वो मैंने आप लोगों को जब वीडियो में जब थ्योरी करवाई तब मैंने आप लोगों को बोला था कि कोल जो होता है इसका अनदर फॉर्म है ये बिट्यूमिन। ओके, नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। अभी देखो कोल के बारे में हमने पढ़ा था कि कोल कहाँ से मिला, कितने टाइम पहले मिला, ठीक है, कैसे मिला, उसके टाइप्स क्या है, कार्बन का उसमें कितना लेवल है, ठीक है, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। सी क्या है यहाँ पे, सो अबाउट 300 मिलियन years ago the earth had dense forest in low lying wetland areas। ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बोला था कि पहले क्या था कि हमारे जो पूरी अर्थ का जो लेयर था उस पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे, और फॉरेस्ट क्या हुआ कि उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जो है सॉइल एंड ऑल सब कुछ आने लगा, तो हमारा फॉरेस्ट जितने भी ट्रीज थे वो सारे ज़मीन के अंदर चले गए, और उसकी वजह से अंदर क्या हो गया, उसका डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। सो 300 मिलियन ईयर्स पहले द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, जो नीचे के एरिया होते हैं उसमें, ठीक है। सो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लूडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। दैट मीन्स सॉइल आती गई ऊपर और वो नीचे प्रेशर से नीचे चल, दैट मीन्स पूरा लेयर जो बनेगा उसके ऊपर वो नीचे जाते ही गए और ऊपर जो है वो सॉइल का लेयर बनता ही गया, ठीक है। तो एट द आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो पूरा जमीन के अंदर चला जाएगा और ऊपर बहुत सारे लेयर बन चुके होंगे, ठीक है। सो उसको तो वापस बाहर आना इम्पॉसिबल है, ओके। सो as more soil deposit over them, they were compressed, okay। अभी soil जो है वन बाय वन लेयर अगर उसके ऊपर आता ही जाएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने की वजह से वो कंप्रेस होता ही जाएगा, ठीक है। सो द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। दैट मीन्स वो जितना नीचे जाते ही जाएंगे और नीचे जाएंगे तब क्या होगा, उसका टेम्परेचर है वो हाई होता जाएगा। क्यों हाई होता जाएगा, क्योंकि अभी देखो नॉर्मल टेम्परेचर, अभी यहाँ पे बात करें तो ऊपर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो लो होता है, जैसे जैसे आप नीचे आओ टेम्परेचर आपका हाई होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लैंड होती है उसके ऊपर सन रेज जो है वो यहाँ पे जब कोई भी लैंड होगी तो उसके ऊपर जब रेज जो है, ठीक है, वो अप्लाई होंगे तो हमारी लैंड जो होगी वो पूरी कैसे हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाएगा।
सो हमारे यहाँ सराउंडिंग जितनी भी एयर है वो सारी कैसी होगी, हॉट एयर होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको ठंडी हवा मिलेगी, दैट मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो होगा, और ज़मीन के अंदर जो है वो तो उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, सो ज़मीन के अंदर क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी देखो जैसे कि रेन सीजन होती है तो उसमें क्या होता है कि बारिश की वजह से पानी नीचे जाएगा, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो लो हो सकता है। बट इन समर एंड विंटर क्या होगा उसमें तो पानी जाएगा नहीं। सो ये जो सन है उसके रेस की वजह से टेम्परेचर जो है उसका हाईली होता जाएगा, और हाई टेम्परेचर की वजह से उसका डिकम्पोजिशन होगा। सो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल एंड इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ओके, मीन्स क्या है कि नीचे बहुत नीचे चले गए हैं प्लांट्स, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर भी आएगा बहुत सारा और टेम्परेचर भी हाई होगा। ठीक है, सो विच आर कन्वर्टेड इनटू कोल, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, इसमें से कोल मिलेगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, और टाइम के बाद हमें क्या होगा कि इतने फास्टली प्रोसेस नहीं, इमीडिएटली आपको मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको कन्वर्ट होने में। ठीक है, सो हमें वहाँ पे कोल मिलेगा, और ये जो पूरी प्रोसेस है, ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि कोल जो है वो किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। ओके, नाउ नंबर 4 जो है उसमें फिलअप्स गिवन है। नंबर 1, फॉसिल फ्यूल्स आर, अभी देखो फॉसिल फ्यूल्स मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, नेचुरल गैस, देन पेट्रोलियम एंड कोल। ओके, व्हिच आर फॉसिल फ्यूल्स। नंबर 2, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। अभी देखो जैसे कि सेपरेशन की प्रोसेस, हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम यानी ज़मीन के अंदर से जो हमें मिलता है, अगर उस पेट्रोलियम को हम सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, ऑयल मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सो उसका जो सेपरेशन करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग। क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग। नेक्स्ट, लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल, आगे हमने देखा CNG एंड PNG, ठीक है, विच आर लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल्स है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, CNG। ओके, नंबर 1, अभी देखो नंबर 5 जो है वो आप लोगों के ट्रू फॉल्स है। अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपने CNG और PNG लिखा है, ठीक है, तो CNG is PNG, also LPG and CNG. Okay, fossil fuels can be made in the laboratory. अभी देखो फॉसिल फ्यूल से उसको लेबोरेटरी में थोड़ी बनाया जाता है, वो तो ज़मीन के अंदर से जो मिलता है उसमें से बनाया जाता है, उसमें उसको सेपरेट करते हैं, लेकिन मिलता क्या है, हमें फ्यूल्स मिलता है ज़मीन के अंदर से। ठीक है, सो लेबोरेटरी में तो इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, सो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 2, CNG is more polluting fuel than petrol, यानी CNG जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। अगेन फॉल्स। नंबर 3, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन। कोक जो है, ठीक है, वो कार्बन का प्योर फॉर्म है। ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बोला कि उसमें कार्बन का लेवल हाई होता है, सो विच इज ट्रू। Coal tar is mixture of various substances. अभी देखो कोल टार के बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा टॉपिक है कोल टार के बारे में। ठीक है, आई थिंक उसकी फिगर भी आपको गिवन है। ऑब्वियसली वो सब्सटेंसेस है, मिक्स्ड सब्सटेंसेस, सो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 5, केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। और केरोसिन जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। क्या है इसमें फॉल्स, क्यों फॉल्स? अभी देखो केरोसिन मैंने क्या बोला आपको, कहाँ से मिलता है, जो
पेट्रोलियम मिलता है हमें, ठीक है। सो पेट्रोलियम का सेपरेशन करने से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह सब कुछ होता है। सो केरोसिन किस में से मिला हमें? पेट्रोलियम में से। और पेट्रोलियम तो क्या है हमारा? फॉसिल फ्यूल है, तो ऑब्वियसली केरोसिन भी हमारा फॉसिल फ्यूल हुआ। सो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ नंबर 6, 7, 8 अगेन आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अभी देखो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्टिबल है, आप लोगों को पता है। पेट्रोल, डीजल वगैरह सब कुछ जो है वो एग्जॉस्टिबल है, इन फ्यूचर एग्जॉस्ट होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सो क्यों है, ठीक है। सो हियर लेट्स स्टार्ट नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो एग्जॉस्टिबल है, इन फ्यूचर खत्म भी हो सकते हैं क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड क्वांटिटी है। सो उसको बहुत सोच समझ के कर कसर करके उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि एग्जॉस्टिबल है, तो क्यों एग्जॉस्टिबल है, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है आपको पता है कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल विच आर द फॉसिल फ्यूल्स, और वो एग्जॉस्टिबल है यानी उसकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है। सो इन फ्यूचर वो खत्म होने के चांसेस है, ठीक है। नो डाउट कि उसका रिप्रोडक्शन जो है, दैट मींस पेट्रोलियम जो भी हम यूज करते हैं, सो वापस दैट मींस जितने भी एनिमल्स डेड होते हैं, उसकी बॉडीज, डेड प्लांट्स जो होते हैं, वो सब कुछ जमीन के अंदर जो पूरी प्रोसीजर होती है उससे हमें दूसरा पेट्रोलियम तो मिलेगा, बट वो जो प्रोसीजर है वो इतने शॉर्ट टाइम में नहीं होगी, उसको बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि चलो खत्म हो जाएगा तो दूसरा वहां से निकाल लेंगे, उसको रिफाइन करके फिर यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं। उसमें बहुत टाइम जाता है। सो ऐसा इजी नहीं है कि बस निकाला, रिफाइन किया और यूज कर लिया, उसको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो आंसर देखिए इसका, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड over a period of millions of years by the action of high temperature and high pressure on the remains of dead plants and animals. Obviously अभी देखो आप लोगों को पता है कि नीचे डिकम्पोजिशन कैसा होगा, जैसे मैंने आप लोगों को वो ग्राफ भी जो फिगर आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, जैसे कि ये लैंड है, उसके नीचे यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं, वाटर लेवल होता है, फिर उसके ऊपर ऑयल होता है और यहाँ पे नेचुरल गैस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है? गैस, फिर यहाँ पे ऑयल, फिर यहाँ पे वाटर एंड एक्स्ट्रा थिंग्स जो होते हैं वो सब नीचे होते हैं, ठीक है। ये फिगर हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है आर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ इयर्स, दैट मींस मिलियन इयर्स लगते हैं इसको बनने के लिए। जैसा कि आई सेड बिफोर कि ऐसा आपको चाहिए इमीडिएटली या तो इन शॉर्ट टाइम, तो ऐसे हमको ये नहीं मिल सकता, ठीक है। उसको कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा एंड विच इज मोर देन मिलियन इयर्स। सो by the action of high temperature and high pressure on the remains of dead plants and animals, that means जो dead plants और dead animals जो होते हैं उसके ऊपर प्रेशर भी यानी हाई प्रेशर भी लगाया जाता है, हाई टेम्परेचर भी होता है, और उस कंडीशन में ये कन्वर्ट होके हमको पेट्रोलियम मिलता है, ओके। नाउ दिस फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ये जो फॉसिल फ्यूल्स है वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है? सो बिकॉज इफ दिस आर exhausted by human activities cannot be recreated in a short time, okay। अभी देखो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटी से ही तो सारा कुछ जो हो रहा है वो, ठीक है, पॉसिबल है, अदरवाइज ये तो खत्म होता नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी जाना है शॉर्ट डिस्टेंस है फिर भी व्हीकल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी और सिटी में जाना है तो क्या करते हैं, हम अपने प्राइवेट व्हीकल लेके जाते हैं, बट अदर देन दैट अगर इसके बदले हम गवर्नमेंट का जो व्हीकल है, ठीक है, जो जैसे कि GSRTC है, गवर्नमेंट की ST बस है,
ANTS है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए अगर हम गवर्नमेंट की ये जो सर्विसेज है उसका यूज़ करें तो हमारा फ्यूल तो बचेगा और साथ में हमारा फ्यूल जो है उसकी कॉस्टिंग जितनी होगी जाने और आने के लिए उससे बहुत कम कॉस्टिंग जो हम बस में जाएंगे उसमें होगी। ठीक है, और क्या होगा कि देखो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था कि बस तो है उसका टाइम होगा तो वो तो जाएगी भले उसको पैसेंजर्स मिले या ना मिले, तो अच्छा है कि उसको पूरे पैसेंजर्स मिल जाए और वो सारे जो पैसेंजर्स हैं वो अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ ना करें ताकि उतना जो फ्यूल बचेगा वो इन फ्यूचर किसी और के काम आ सकता है। ठीक है, सो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है अगर उसको हम कंट्रोल करें तो फ्यूल को बचा सकते हैं। ठीक है, एंड which cannot be recreated in short period of time. As I said before कि उसको immediately या फिर short time नहीं क्रिएट किया जा सकता, so उसको recreate short time period में नहीं किया जा सकता। Okay, number 7. Describe characteristics and uses of coke. If you remember, आप लोगों को मैंने I think last lecture में कोक के uses और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मींस वो कैसा होता है वो सब कुछ आपको मैंने बताया। ओके, वन सेकेंड देख लेते हैं पूरा। कोक इज अ टफ पोरोस एंड ब्लैक सब्सटेंस। अभी मैंने कोक के बारे में बताया था आपको कैसा होता है, पूरा टफ पोरोस होता है और पूरा ब्लैक होता है। ओके, जैसे कि आई थिंक उसकी फिगर आप लोगों को शायद गिवन नहीं है टेक्स्ट बुक में। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मींस कोक जो होता है अभी आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है कि कोल जो है उसके फॉर्म है कोक है, कोलटार है, कोल गैस है। ठीक है, सो उसमें से ये जो कोक है वो कैसे मिलता है? फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इट मींस कोल जो है उसका डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा? कोक। नेक्स्ट, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी देखो ऑब्वियसली इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो लास्ट में जो भी कुछ बचेगा वो सब कुछ क्या होगा? हमारा कार्बन होगा। दैट मींस वो पूरा मेड ऑफ कार्बन होगा। ओके, सो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने ट्रू फॉल्स में भी देखा कि ये जो कोक होता है, ठीक है, विच इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन और उसमें हमने ट्रू लिखा। It is used as domestic as well as in industrial fuel in stoves and furnaces. Obviously उसका यूज कर स्टोव में भी यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज भी होता है, इंडस्ट्री में भी उसका यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में। ठीक है, देन it gives little or no smoke। अभी देखो लिटिल नो स्मोक, लिटिल यानी बहुत कम, नो स्मोक यानी वो स्मोक नहीं करेगा। अगर वो स्मोक नहीं करेगा सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होगा दैट मींस वो उसको पॉल्यूट नहीं करता। ठीक है, ये जो कोक है वो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करेगा। ओके, देन इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अभी मेटल जो होता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन की डिफरेंट मेथड्स होती है। ठीक है, उसमें भी कोक का यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू मेक फ्यूल गैसेस। ठीक है, वन पॉइंट इज मिस्ड। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील होता है, ठीक है, जिसके टेंसिल्स आप घर पे यूज करते हो। ठीक है, सो उसको बनाने के लिए भी उसका मैन्युफैक्चर जो होता है, ठीक है, बनाने के लिए दैट मींस उसका जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें भी कोक का यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड टू मेक फ्यूल गैसेस। ठीक है, फ्यूल गैसेस एज अ फ्यूल जिसका यूज करते हैं, जैसे कि सीएनजी का यूज करते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, सो उसको बनाने के लिए भी कोक का यूज किया जाता है। ओके, सो नंबर 7 इज डन। नाउ गो फॉर द नंबर 8। अभी नंबर 8 जो है विच इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दिखाया है, ठीक है, वो हमने पूरे लेक्चर में भी पढ़ा था। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि लेयर बाय लेयर
आपको क्या मिलता है वहां पे, पूरी लैंड के अंदर क्या होता है पूरा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं पूरा। ओके, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। ऑब्वियसली हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि पूरा सी जो होता है उसके अंदर जो भी कुछ रबिश, कचरा, बॉडीज, ठीक है, जो भी कुछ होता है वो जमीन में चला जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। दैट मींस वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड प्लांट्स है, डेड बॉडीज है, वो सब कुछ जमीन में चला जाएगा। देन आफ्टर उसका जब डिकम्पोज होगा, ठीक है, सो हमें पेट्रोलियम मिलेगा। ओके, एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड, their bodies settle down at the bottom of the sea. As I say, ठीक है, कि उसकी जो भी लिविंग थिंग्स है वो मर जाएंगे, तो ऑब्वियसली एट द बॉटम ऑफ द सी वो चले जाएंगे बहुत नीचे, ठीक है। एंड गॉट कवर्ड विथ सैंड एंड क्ले, इट मींस वो नीचे चले गए तो उसके ऊपर सैंड और क्ले से वो पूरे कवर हो जाएंगे और वो और नीचे डीप एंड डीप जाते ही जाएंगे, ठीक है। सो the absence of air, high pressure and high temperature for over millions of years transformed from the dead organisms into petroleum and natural gas. अभी देखो, absence of air, क्यों absence of air? As I said before कि यहाँ पे जो लैंड होती है, या की लैंड है, ठीक है, सपोज इसके ऊपर ये पूरा सी है, अभी नीचे लैंड के नीचे जो लेयर्स यहाँ पे हमने बनाया है उसमें क्या होता है जनरली कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो नीचे चले गए हैं उसके ऊपर सैंड और क्ले का सैंड और क्ले का लेयर्स बनता जाएगा और लेयर बाय लेयर ऐसे बनता ही जाएगा। तो नीचे हमारे जो डेड प्लांट्स है, तो डेड ऑर्गेनिजम्स जो है उसके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि ऊपर से तो वो लेयर बनते जा रहे हैं तो उतना प्रेशर आएगा और साथ में टेम्परेचर भी उसका हाई होता जाएगा, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड जो डेड प्लांट्स है, ठीक है, जो डेड प्लांट्स है, डेड बॉडीज है, ठीक है, वो सारे किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ओके, सो द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि सी में जो पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। द पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट वाटर एंड हेंस फ्लोट्स ओवर इट। ऑब्वियसली यू कैन सी हियर वाटर के ऊपर ऑयल है, ऊपर कब होगा, जब उससे लाइटर होगा तब। सो वी कैन से दैट द पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट वाटर, ओके, देयरफॉर इट flows over water. Okay. Now, अभी यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन आंसर्स जो है, ठीक है, which is over now. Now go for the number 9. अभी नंबर 9 में आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ के लिए आपको वहाँ पे 2 कॉलम्स गिवन है, वहाँ पे आपको क्या गिवन है कि ईयर के हिसाब से जो पावर स्टोरेज हो रही है कि सपोज 1990, 1992, 1993, ठीक है। सो सबके लिए आपको पावर स्टोरेज गिवन है कि कितनी पावर स्टोरेज हो रही है इन परसेंटेज में गिवन है कि जैसे कि 1991 में 7.9% पावर स्टोरेज हुआ था, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो फॉर द ग्राफ क्या करना है आप लोगों को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करनी है। सो वहां पे मेंशन किया गया है कि एक्स एक्सिस पे आपको जो इयर्स गिवन है वो लेने हैं और वाई एक्सिस पे जो पावर स्टोरेज है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा टेबल बना रहा हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट पूरा ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरे साथ ही ग्राफ ड्रॉ करना है, 5 लाइन वाला ग्राफ पेपर अपने साथ रखना है, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ, स्केल जो भी है, इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ रखिए, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना।
इट्स वेरी इजी। मैथ्स में आप लोग जैसे ग्राफ बनाते हो वैसे ही आप लोगों को बनाना है, ठीक है, नथिंग चेंज। सी टेबल जो है आपका यहाँ पे इयर्स गिवन है और यहाँ पे पावर स्टोरेज, ओके। फर्स्ट 1991 में 7.9%, 1991 में 7.9, देन 1992 उसमें गिवन है 7.8, देन 1993 उसमें 8.3, देन 1994 में 7.4, देन 1995 में 7.1, देन 1996 में 9.2, देन 1997 में 11.5, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इतने रिजल्ट्स गिवन है। 1991 टू 1997 तक पावर स्टोरेज जो है वो कितना हुआ है वो इन टेबुलर फॉर्म आपको गिवन है, और इस टेबुलर फॉर्म की जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। सो लेट्स सी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। वी नो दैट ग्राफ में क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। Okay. This is your y-axis and x-axis. Okay. ये हमारा ओरिजिन O होता है, ये हमारी x-axis है और ये हमारी y-axis है। अभी सबसे पहले आप लोगों को बोल दिया है वहां पे कि एक्स एक्सिस पे आपको इयर्स लेने हैं, यानी ये जो आपकी एक्स एक्सिस है वहां पे इयर्स, एंड जो हमारी वाई एक्सिस है वहां पे पावर स्टोरेज, ठीक है। सो यहाँ पे y एक्सिस पे पावर स्टोरेज और x एक्सिस पे ईयर। चलो सबसे पहले कितने ईयर्स थे, 1991 2 3 4 5 6 7। सो सबसे पहले x एक्सिस पे 7 ईयर्स जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अभी देखो जैसे कि आप लोग ग्राफ में क्या करते हो, डायरेक्ट 0 से 1991 नहीं ले सकता मैं, क्यों? मैंने आप लोगों को बोला था कि डायरेक्ट ये 0 है फिर 2 3 4 ऐसे नहीं ले सकते, 0 to 1 1 to 2 2 to 3 लेना है। क्यों? क्योंकि 0 to 2 यानी उसमें 2 यूनिट्स का गैप है, बट 2 to 3 तो उसमें तो एक ही यूनिट का गैप है। सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ग्राफ में क्या होता है, पर्टिकुलर पर यूनिट आपकी जो गैप है वो इक्वल होनी चाहिए। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जेड लाइन यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता है जेड लाइन दैट मींस आगे के नंबर्स जो है वो हमने स्किप किए। तो यहाँ पे अगर आप जेड लाइन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करनी है तो भी चलेगा, बिकॉज ये साइंस है।
साइंस का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई नंबर्स का ऐसा कुछ हमें नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे फिगर शो करनी है कि इसका ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो वहाँ पे नंबर्स के बारे में आपको ज्यादा नहीं देखना है, तो जैक डी लाइन अगर नहीं करते हो तो भी चलेगा, करते हो तो भी कोई बात नहीं। ओके, सबसे पहले 1991, then 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 and last 1997। ओके, चलिए सबसे पहले इयर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे बोला था, तो हमने एक्स एक्सिस पे सारे इयर्स ले लिए। देन आफ्टर वाई एक्सिस पे क्या लेना है आपको, पावर स्टोरेज। पावर स्टोरेज है कितनी अवेलेबल, 7.9, 8, 8.3, 7.4, 7.1, 9.2 and 11.5, ठीक है। सो यहाँ पे पावर स्टोरेज का जो रेशियो है, वाई एक्सिस पे जो पावर स्टोरेज आपको लेनी है वो कैसे लेनी है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 7.1 है। सो यहाँ डायरेक्टली आप अगर 7 से स्टार्ट करते हो तो भी चलेगा, 7, फिर आपको क्या करना है, 8 नहीं लेना है, 7.5 लेना है, क्योंकि आपके पास 5 लाइन वाले ग्राफ्स है और यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो डेसिमल में है, ठीक है, और ज्यादा गैप नहीं है, साथ दैट मींस पास में सारे वैल्यूज जो है वो, तो आपको क्या कि जितने गैप जो है वो कम होंगे, सो आपके लिए उतना इजी रहेगा। सो हम क्या करेंगे, 7, 7.5, 8, 8.5 एंड सो ऑन। सो हियर यहाँ पे 7, देन 7.5, देन 8, 8.5, then 9, 9.5, 10, 10.5, 11 and 11.5. So now go for the results. 1991 में 7.9 है, अभी देखो 7.9 यानी 8 के नीचे आएगा 7.9, कहाँ पे, 1991 में। चलिए, तो 1991 में 7.9 यानी समथिंग अराउंड हियर आपका ये पॉइंट आएगा, ठीक है। देन 92 में 7.8, सो 92 में 7.8, दैट मींस समथिंग हियर। देन 93 में 8.3, 93 में 8.5 के 2 लाइन नीचे यानी 8.3। देन 94 में 7.4, 94 में 7.4 यानी 7.5 के 1 लाइन नीचे यानी समथिंग अराउंड हियर। देन 95 में 7.1, 95 में 7.1 यानी 7 की 1 लाइन ऊपर यानी समथिंग अराउंड हियर। 96 में 9.2, 96 में 9 के ऊपर 2 लाइन यानी 9.2 यानी समथिंग अराउंड हियर। एंड एट द लास्ट 97 में 11.5, सो 97 में 11.5, 97 11.5, this is our last result, so 11.5 something here ये आपका पॉइंट आएगा। ओके, नाउ आप लोगों को हल्के से ये सारे पॉइंट्स को इसको ज्वाइन करना है स्मूथली। सो 91, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करना है, तो ये आपका ग्राफ रेडी है। ओके, नाउ आई होप ये ग्राफ पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टेबुलर इंफॉर्मेशन जो थी उसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो होमवर्क में आप लोगों को एक्सरसाइज जो है पूरी वो अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। और
साथ में ये जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, उसको एक्सरसाइज के साथ अटैच करना है, ठीक है। सो चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारी जो लाइव सेशन होता है उसमें आप पूछ सकते हो। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू चैप्टर। टिल देन गुड बाय एंड